हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादव, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स करेंसी अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने बोला था कि करेंसी कितनी अप्रिशिएट हो रही है, कितनी डिप्रिशिएट हो रही है, ये पता लगाने का एक मैकेनिज्म होता है। हमने देखा था कि अगर करेंसी हमारी डिप्रिशिएट होती है तो उस केस में क्या होता है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। अगर हमारे जो करेंसी अप्रिशिएट होती है तो हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। ऐसे हमने डिफरेंट इम्प्लीकेशंस उसके देखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने मिस कर दिया तो आप जाके देख लेना। अब हमारे कुछ तीन टाइप के हमारे पास एक सिस्टम होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज डिटर्मिनेशन सिस्टम। उसको आज हम देखने वाले हैं, एक वीडियो में कवर करेंगे हम ये। तो वीडियो होने वाला थोड़ा लेंथी, लेकिन विद इन वन वीडियो वी आर गोइंग टू फिनिश इट। राइट, तो आपको बिल्कुल टिल एंड तक बने रहना है। बोरिंग लग रहा है वीडियो बीच में तो उसको पॉज करो, हैव अ कॉफी और अ टी और सिप ऑफ वाटर, देन अगेन स्टार्ट, बिकॉज 12th स्टैंडर्ड है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एनी टाइम। राइट, तो बिल्कुल आपको अच्छे से बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, एक ऐसा चैनल स्टूडेंट्स जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस स्टूडेंट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे वो है हमारे पास एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। एंड इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। क्लियर? सबसे पहले जल्दी से मुझे बता दो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है स्टूडेंट्स। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच वन करेंसी is exchanged for another currency। मैंने आपको बोला था इसको रट्टू तोता की तरह रट लेना कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, इट इज द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर। इतनी सी एक स्टेटमेंट आपको रट्टा मार लेना है। क्लियर? कि भाई जब हम लोग एक करेंसी को, कि भाई $1 की वैल्यू 81 रुपीज है, ये किसने तय किया? हु डिसाइडेड इट? आज वो देखेंगे। लेकिन $1 अगर मुझे कोई, अगर मेरे को सपोज $2 का कोई सामान खरीदना है, पर मैं तो इंडियन हूँ, मेरे पास इंडियन रुपीज़ है, तो अगर मैं पे करूँगी तो मुझे डॉलर के हिसाब से पे करना पड़ेगा कि $2 की मैंने कोई चीज़ खरीदी है तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा। कन्वर्जन रेट देखेंगे, रेट क्या चल रहा है कि भाई $1 के प्रति आपको 81 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो अगर दो चीज़ मैंने खरीदी तो मुझे उसके लिए कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? 162 रुपीज़। तो आप देख सकते हो कि डॉलर की वैल्यू कितनी ज़्यादा है और इंडियन रुपीज़ हमारी कितना गिरा हुआ है। बिकॉज एक तरीके से जहाँ पे, अगर ये आप सोचिए ऐसा कोई सिस्टम जहाँ पे $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज़ होता, मतलब कोई $5 की भी चीज़ होती तो मुझे 5 रुपये देने पड़ते, लेकिन आज की कन्वर्जन रेट के हिसाब से देखें तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे भाई? 405। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि मेरे लिए कितना, एक इंडिया के लिए कितना महंगा हो गया डॉलर से सामान खरीदना, बिकॉज डॉलर का वैल्यू बहुत ऊपर है और इंडिया का जो करेंसी कितना नीचे है। तो करेंसी रेट या फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर। अब इसके तीन हमारे पास मैकेनिज्म रहते हैं जिसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज होगा कितना, कि भाई $1 की वैल्यू रुपीज़ के टर्म्स में कितनी हो गया। दूसरी करेंसीज भी आप ले सकते हो, पाउंड ले सकते हो, कोई सी भी करेंसी ले सकते हो। तो तीन हमारे पास मेन सिस्टम्स होते हैं। एक हमारे पास होता है फिक्स एक्सचेंज रेट, जिसको हम लोग पेग्ड भी बोलते हैं, पेड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, एंड लास्ट है हमारे पास मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। ये तीन सिस्टम होते हैं, तीनों के मेरिट्स, डीमेरिट्स, मीनिंग, हर एक चीज़ को देखते हुए इम्प्लीकेशंस भी देखने वाले हैं। जल्दी से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन? ओके। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू गो थ्रू द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। So fixed exchange rate system refers to a system in which the exchange rate is determined by the government. अब देखो, हम सभी को पता है कि देर आर टू मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन हो जाता है। अब क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी रहती है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उनको फ्री मार्केट प्लेस चाहिए, कि जो मार्केट में डिसाइड होगा वो चलेगा, या गवर्नमेंट बोलेगी मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूं। तो एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे गवर्नमेंट अपने हिसाब से सारी चीज़ों को डिसाइड करती है, वो क्या हो जाता है? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो यहाँ पे जो चीज़ें फिक्स्ड हो रही है ना, कौन फिक्स्ड कर रहा है? उसको गवर्नमेंट फिक्स कर रही है। द बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग दिस system is to ensure stability in the foreign exchange rate
ट्रेड कैपिटल मूवमेंट्स। नेक्स्ट क्या है? टू अचीव स्टेबिलिटी द गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू बाय फॉरेन करेंसी व्हेन देयर इज एन एक्सेस सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड सेल इट व्हेन देयर इज एन एक्सेस डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। For this, government has to maintain large reserves of foreign currencies to maintain the exchange rate at the level fixed by it. तो क्या होता है ना, गवर्नमेंट यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिस्टम की तरह काम कर रही है कि आप डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट में आप कुछ मत करो, ठीक है, हम आपके लिए पूरी अपनी कंट्री के लिए परचेज करके रख रहे हैं एंड उसमें डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करना मेरी जिम्मेदारी है। वी विल डू इट। हमने मार्केट पे नहीं छोड़ा, गवर्नमेंट ने बोला सब चीज़ें मैं करूँगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर एक चीज़ किसने फिक्स कर दी है? गवर्नमेंट ने। अब जैसे कि आप सभी को पता है किसी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस ऊपर जाता है, इन्फ्लेशन होता है, हमें पता है ना। अगर किसी चीज़ की डिमांड ऊपर जा रही है तो हमारा प्राइस भी ऊपर चला जाता है। क्या है, तो लोग को बहुत डिमांड चल रही है मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि जो सप्लायर है ना, जो सप्लायर है वो उसी हिसाब से चलता है कि हाँ अगर प्राइस बढ़ेगा तभी तो उसको फायदा होगा। तो हमें पता है कि अगर कोई चीज़ जैसे कि यूएस में अगर कोई चीज़ यूएस डॉलर इतना डिमांड में क्यों रहता है? बिकॉज हर जगह उसका यूटिलाइजेशन है, इसलिए उसकी करेंसी की वैल्यू हमेशा ऊपर जाती रहती है। तो डॉलर ने, अगर आपको देखा होगा, मैंने कस्टम वीडियो बनाया था कि वाई डॉलर इज सुप्रीम करेंसी, कि डॉलर इतना पावरफुल क्यों है। तो एक बार जाके आप वो जरूर देखिएगा, आपके डायरेक्टली कोर्स रिलेटेड नहीं, लेकिन आपको समझ में आएगा कि हर एक एग्जाम्पल में सिर्फ डॉलर का एग्जाम्पल क्यों लिया जा रहा है, राइट। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब ये है कि ऐसा करेंसी सिस्टम जहाँ पे जो मैकेनिज्म है ना कि कितनी डिमांड होगी, कितनी सप्लाई होगी फॉरेन एक्सचेंज रेट की, वो कौन डिटरमाइन कर रहा है? वो गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रही है। क्यों कर रही है? ताकि स्टेबिलिटी आए। सो कौन फिक्स्ड कर रहा है स्टूडेंट्स? फिक्स्ड कर रहा है गवर्नमेंट। क्यों कर रहा है? ताकि स्टेबिलिटी आए। इसके लिए उन्हें लार्ज रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं एंड दे मैनेज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स यानी फॉरेन करेंसी, ठीक है। टू अचीव स्टेबिलिटी वो कैसे करते हैं? द गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू बाय फॉरेन करेंसी व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई। जब एक्सेस सप्लाई होता है फॉरेन करेंसी का, उसको परचेज कर लेते हैं। वहीं पे जब डिमांड ज़्यादा होती है तो उसको सेल कर देते हैं। बिकॉज डिमांड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्राइस भी देने को तैयार हो जाएंगे। डिमांड, एक्सेस सप्लाई का फंडा अगर आपने पढ़ा है, आपको पता है कि अगर सोचो कि अगर यहाँ पे 5 पेन रखे हैं, 5 की जगह सिर्फ 1 पेन बचे, लेकिन खरीदने वाले 50 लोग हैं, तो अगर मैं उस पेन को जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उसका फ़ायदा उठा के इस प्राइस का जो 10 रुपये का, उसको 100 रुपये में ही बेच सकती हूँ। और 100 रुपये में लोग खरीद भी लेंगे अगर उनको सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी उस चीज़ की। तो क्या होगा, जब भी डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ने लग जाता है, एंड जब प्राइस बढ़ने लग जाता है तो लोगों को प्रॉफिट होने लगता है। सो दैट इज़ वाई आपको ये समझना है कि अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड होगी तो हम उसको बेच देंगे, तो इससे हम लोग प्रॉफिट कमा लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पूरा मैकेनिज्म होता है, जो इकोनॉमी खुद से करती है, यहाँ पे गवर्नमेंट करने लगती है। तो वो क्या हो जाता है मेरे पास? गवर्नमेंट का। तो ये क्या होता है मेरे पास? पेग्ड या फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट क्या है? इट इज अ रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। Done? Under this system, each country keeps value of its fixed currency in terms of some external standard. This external standard can be gold, silver and other precious metal, other countries' currency or even some internationally agreed unit of amount या account. So when value of domestic currency is tied to the value of another currency, it is known as pegged. तो कई बार क्या होता है, आपको पता है कि जब भी एक नोट की जो वैल्यू है उसके अगेंस्ट हम कुछ रख रहे हैं, चाहे वो गोल्ड हो सकता है, वो सिल्वर हो सकता है, फॉरेन करेंसीज भी होती हैं। तो जब हम फॉरेन करेंसीज के अगेंस्ट हम अब एक सप्लाई एंड डिमांड को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है इतना मेरे पास है, उसी के हिसाब से मैं डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज कर पाऊंगी। तो जब भी डोमेस्टिक करेंसी को हम लोग टाई करते विद अनदर करेंसी तो वो क्या हो जाता है? पेगिंग। इसलिए हम इसको पेग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। So when the value of a currency is fixed in the term of some another currency in terms of gold, it is known as party value of the currency. तो समझना है आपको कि अगर मैं दूसरी करेंसी, तो वो क्या हो जाता है? पेगिंग। और अगर गोल्ड के हिसाब से करेंगे स्टूडेंट्स तो वो हो जाता है हमारे पास पार्शी वैल्यू। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Done? What are the merits
पहला क्या है हमारे पास, स्टेबिलिटी है फॉरेन एक्सचेंज रेट में, बिकॉज गवर्नमेंट इसको हैंडल कर रहा है. सो इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. देयर इज नो अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू द एक्सचेंज रेट. देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई उसको रेगुलेट करने वाला होता है तो इतना रिस्की नहीं रहता है. अगर आप फ्री छोड़ दोगे हर एक चीज़ को, है ना, जैसा चल रहा है उसको चलने दोगे, जितना डिमांड है जितना सप्लाई, तो रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है. एंड यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्लियरली डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रही है इंटरनेशनल मार्केट में. लेकिन जब गवर्नमेंट आ जाती है तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल करती है. इसका एक छोटा सा मैकेनिज्म हमने पढ़ा है प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोरिंग वाले कॉन्सेप्ट में, जहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे प्राइस सेट हो जाता था, लेकिन कई बार वो प्राइस बहुत कम होता था सेलर्स के लिए एंड कई बार वो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था कंज्यूमर्स के लिए. तो फिर कौन आता था बीच में, गवर्नमेंट आता था कि यार ये तो बहुत ज़्यादा अनफेयर हो रहा है. तो गवर्नमेंट आके चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करता था ना, अपने हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करता था. सिमिलरली इंटरनेशनल मार्केट में भी स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है कि भैया हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ही कम हो गई या करेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो गई, तो अगर आपका एक मिक्सड या फिक्स्ड हमारे पास एक्सचेंज रेट सिस्टम है, तो उस चीज़ से बचने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट आपके लिए काम कर रही है. नेक्स्ट क्या है, प्रमोट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट. सो इट क्रिएट्स ए कंडीशन फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल बिटवीन नेशंस. Both lender and the borrower will not be prepared to lend or borrow in order to make long-term investments if they are not sure about the rate of exchange. A stable exchange rate promotes international investments. देखो, सपोज इंडिया एंड यूएसए की बात करते हैं, वैसे तो हम लोग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो नहीं करते, हम अभी नॉर्मल मैनेज वाले में चल रहे हैं. तो जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की, कि यूएस ने बोला कि ठीक है हम आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, हमें ये सामान चाहिए, डिपेंड करता है कि उस टाइम पे हमारी करेंसी का रेट क्या रहता है, उसके बेसिस पे हम कर लेंगे. तो भैया आप एकदम से आप सोच रहे हो कि करेंसी तो का रेट गिर गया, मतलब अगर मेरी गलती से करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई तो सामने वाले के लिए, यूएसए के लिए हमें पता है कि उनके लिए इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, तो वो तो लॉस में चले जाएंगे. सिमिलरली अगर हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई तो मेरे लिए इंपोर्ट्स खराब हो जाएंगे. तो इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कि क्या ज़्यादा फ़ायदा क्या ज़्यादा नुकसान देखने से अच्छा है, हम एक डील कर लेते हैं कि हम लोग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वाला फॉलो करेंगे. हमने फिक्स्ड कर दिया कि इतना एक्सचेंज रेट पे कि $1 की वैल्यू 80 रुपीज़ है, इसके बेसिस पर ही हम बढ़िया अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो वैसे तो इंडिया यूएसए दोनों ही इस रेट को फॉलो नहीं करते, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही थी. अगर कोई कंट्री जैसे कि कोई दूसरी कंट्री के साथ आना चाहती है ट्रेड में, अगर उन्होंने एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो कर रखा है तो रिस्क बच जाता है कि कितना मेरा वैल्यू रहने वाला है फ्यूचर में. सो दैट इज वाई ये प्रमोट कर देता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. डन? ओके. नेक्स्ट है हमारे पास प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेफ हो जाएंगे तो ऑफकोर्स इंटरनेशनल ट्रेड को वो प्रमोट करेगा ही. सो इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग पीपल दैट द एग्जिस्टिंग रेट विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर. कि आपको पता है कि अगर आज मैंने बोला है कि इस ₹100 में, अगर होता है ना कई बार हम बोल के जाते हैं दुकानदार को भैया मैं 2 दिन बाद आऊँगी तो भी आप 100 रुपये में ही देंगे ना ये सामान, तो बोलते हैं हाँ हाँ बहन जी आप ले जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो एक श्योरिटी रहती है, आप बोलते हैं यार ये दुकान बड़ी अच्छी, इसी से सामान लेंगे अपन. अगर वो बोले कि नहीं आज अभी लेना है तो ले लीजिए 100 रुपये में, बाद में दाम बढ़ जाएगा तो मेरी गारंटी नहीं है, तो आप बोलते हैं ये कैसे हैं यार, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि ये इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है, बिकॉज सामने वाले ने आपको प्रॉमिस कर दिया कि आज अगर मैं 100 रुपये में चीज़ बेच रहा हूँ तो कल 2 दिन बाद भी आओगे तो भी 100 रुपये में आपको देने के लिए हम रेडी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो क्या होगा, एक स्मूथ फंक्शनिंग चलने वाला है. सो दैट इज वाई इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल दैट द एग्जिस्टिंग रेट विल कंटिन्यू फॉर द फ्यूचर. एज अ रिजल्ट फॉरेन ट्रेड ऑफ द कंट्री फ्लोज फ्रॉम क्विकली टू स्मूथली. राइट? नेक्स्ट क्या है हमारे पास, prevent speculative activities. As exchange rate is fixed by the government, it eliminates the possibility of speculative transactions in foreign exchange. कि भाई फ्रॉड वगैरह ये सब ज़्यादा होगा नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से चीज़ों को तय किया, तो ये सेफर ऑप्शन हमारे लिए बन जाता है, तो कुछ भी उटपटांग हरकतें नहीं होने वाली. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. समझ गए? पक्का? आगे बढ़े. चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज. सो सिंस द वर्ल्ड इज इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट, देयर इज अ नीड टू कोऑर्डिनेट द मैक्रो पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन ऑर्डर टू कीप द एक्सचेंज रेट फिक्स्ड. अब जैसे कि आपको पता है कि हर कंट्री की अपनी पॉलिसीज रहती हैं, अपने हिसाब से उनके टारगेट्स रहते हैं. अब हमको सेम पेज पाने के लिए कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक्सचेंज रेट सिस्टम को भी इसलिए हमें फिक्स्ड कर लेना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होगा कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाएंगी.
It prevents countries from undertaking arbitrary and competitive depreciation or devaluation of their currencies, which would be disadvantageous to their trading partners. तो देखो सिंपल सी बात है, अगर एक यूएसए इंडिया हम लोग ट्रेड में आ रहे हैं, अगर इंडिया को नुकसान होगा तो वो भी गलत है, यूएसए को नुकसान होगा वो भी गलत है, क्योंकि आप पार्टनर्स है। तो हम चाहते हैं भाई दोनों को नुकसान ना हो, तो अच्छा है कि हम लोग कोऑर्डिनेट करके अपनी पॉलिसीज को सेट कर लें और हमारा कम से कम नुकसान हो। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है जब हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। अब आप बोल रहे हो कि मैम इसके इतने फायदे हैं तो सबको तो फिक्स ही कर लेना चाहिए, क्यों कर रहे हैं फालतू में मैनेज या फ्लोटिंग वाला क्यों कर रहे हैं? इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, उसको भी जरा देख लो, फिर आप अपना बना लेना चॉइस। पहला क्या है हमारे पास? ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिक्वायर्ड। आपको क्या लग रहा है इतना सिंपल है? अगर मैं बोल रही हूँ कि आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना वैसे छोटी सी बात नहीं है, बिकॉज आपको एक ह्यूज लार्ज रिजर्व्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। मेंटेन करके रखने पड़ेंगे मतलब उससे आप खर्चा नहीं कर सकते, वो एक बिल्कुल सेफ साइड लॉक करके रखने पड़ेंगे, जो हर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन सपोर्ट नहीं कर पाती है। Right? So the government has to maintain large reserves of the foreign currencies to maintain the exchange rate at which the level fixed by it. It restricts the movement of capital in different parts of the world, hampers the international growth. तो आपको लग रहा है कि हाँ दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपको उतना मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ अगर 20% मेंटेन करके रखना है, मतलब 20% का आप हाथ नहीं लगा सकते, उसको आपको सेफ रखना ही पड़ेगा थ्रू आउट। तो इससे क्या होगा, जो 20% का आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे, उस 20% को आप 2000 से बढ़ा सकते थे अगर आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करते, लेकिन वो सिर्फ 20% ही रखा रह जाएगा और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। तो उसी चीज को यहाँ पे क्या बोला है, द गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसीज टू मेंटेन एक्सचेंज रेट सिस्टम इन द मार्केट एंड इट रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ कैपिटल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड हैम्पर्स द इंटरनेशनल ग्रोथ। हैम्पर मतलब एक तरीके से दिक्कत लाना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी इन फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट। आपने बोल दिया लाओ फिक्स कर दो, ये डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, इससे वैसे दिखने में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में इतना सिंपल है नहीं। So it is very difficult to determine the level at which the exchange rate system would be fixed. There may be undervaluation or overvaluation of the currency. If the exchange rate is fixed at a level which is lower than the market level, it will result in a deficit in the balance of payment. जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये हमारा मार्केट ने तय कर दिया कि एक्सचेंज रेट इतना है, लेकिन आपने सोचा भाई इसके नीचे वाली वैल्यू पे मैं कर लेता हूँ, तो इससे क्या होगा, आपकी कंट्री में डेफिसिट आने लगेगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाएगा। बिकॉज कहाँ आपको 100 रुपये मिलने चाहिए थे, आपको सिर्फ 50 रुपये मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपकी कंट्री तो डेफिसिट में जाएगी ना, उसके रेवेन्यूज कम हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पे इफ द हायर देन द मार्केट वैल्यू, अगर आप सोच रहे हो 120, तो भाई लोग आपसे खरीदना पसंद नहीं करेंगे, फालतू में इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जब हम बोल रहे हैं कि आप लोग फिक्स कर दो एक्सचेंज रेट सिस्टम, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम बोलते भाई जो मार्केट कर रहा है करने दो। राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सचेंज रेट आर नॉट फिक्स्ड। पेग्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आर नॉट परमानेंटली फिक्स्ड, बिकॉज पेग्ड का मतलब है कि आपने करेंसी रेट के अकॉर्डिंगली उसको किया है। Now, often fluctuations in the international commodity prices and problems in the balance of payment compel countries to bring changes in the exchange rate, and this makes it difficult to keep the exchange rate fixed. कि आप ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए फिक्स करके रख नहीं पाओगे, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। कभी वॉर आ जाता है, कभी पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाते हैं, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, एंड जिसकी वजह से हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आप सभी को पता है ग्रेट डिप्रेशन 1929 जब हमने पढ़ा था, उसमें हमने यही सीखा था कि यूएसए का इम्पैक्ट हमें कहाँ देखने को मिला था, पूरे वर्ल्ड पे देखने को मिला था। शुरू कहाँ से हुआ था कि उनका एक तरीके से ज़्यादा प्रोडक्शन उन्होंने कर लिया था, क्योंकि उनको लगा था कि यूरोपियन कंट्रीज अभी भी उनसे डिमांड करेंगी, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज तो खुद वॉर में ढाई हो गई, तो उनकी वजह से कहाँ से दूसरों से इंपोर्ट करेंगी। तो इनने जो सामान बनाया था उसको कोई परचेज करने वाला था नहीं, तो क्या हो गया, आपकी कंट्री रिसेशन में चली गई, डिप्रेशन में चली गई। उसकी वजह से आपका स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, आपके बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की भी सिस्टम पूरा बिगड़ गया, आपको रिवाइव करने में 10 साल लग गए। तो आपको ये समझना है कि इंटरनेशनल मार्केट में हर एक चीज़ चलती है, वॉर कहीं और होगा, इम्पैक्ट कहीं और देखने को मिलेगा। सो दैट इज वाई ईच एंड एवरीथिंग इज इंटररिलेटेड। आप क्लोज इकोनॉमी में रह ही नहीं सकते, इसलिए आपको चैप्टर का नाम क्या है, ओपन इकोनॉमी। जब ओपन इकोनॉमी रहता है तो दिक्कतें होती हैं। जैसे कि आपको पता है, ओपन इकोनॉमी का एग्जाम्पल ले लो, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट,
अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपने पब्लिक कर रखा है, तो भाई सिंपल सी बात है, लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, लोग ट्रोल भी करेंगे। ओपन है भाई चीज़, तो उसके साथ पॉजिटिव चीज़ें भी है, नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं। आप प्राइवेट करके रखोगे तो आपको वो हो सकता है उतनी रीच नहीं मिले, तो जो आप लोगों को बताना चाह रहे हो अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचेगी नहीं, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो हर एक चीज़ में आपको देखने को मिलेगा कि ये चीज़ें हैं। अगर हम लोग को आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, वी विल हैव टू टेक द रिस्क। अगर हम विद इन द बॉक्स रहेंगे तो हम लोग ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो ये बोलने वाली चीज़ अच्छी है कि फिक्स कर दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन लंबे समय तक आप फिक्स नहीं कर सकते, बिकॉज कोई भी अपना नुकसान नहीं चाहता है। इसलिए तो वही तो रीज़न है अब लोग एफडी को छोड़ के स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं। क्या एफडी में मुझे पता है कि मेरा इतना पैसा मुझे आ जाएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट कहता है कि अगर आपने सही तरीके से इन्वेस्ट किया तो इससे 2 गुना ज़्यादा रिटर्न हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कम टाइम में। तो लोग स्मार्ट हो रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या, यू विल हैव टू टेक रिस्क टू मूव फॉरवर्ड। तो हर एक चीज़ को फिक्स करके रखना पॉसिबल नहीं है, इवन इन लाइफ एंड इवन इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। चलो नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिटन वुड स्टैंडर्ड। अब इसमें थोड़ा बहुत आपको मैं समझा देती हूँ कि डॉलर का क्या सिस्टम है, कहाँ से गोल्ड का सिस्टम आया, सब आया। सबसे पहले आपको पता है कि ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस जो हमारी हुई थी, इसी से हमारे पास आए ब्रिटन वुड ट्विंस। वो ट्विंस कौन है हमारे? ट्विंस है हमारे पास भाई IMF और वर्ल्ड बैंक। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, आपके कोर्स का नहीं लेकिन इन्फॉर्मेशन दे देते हैं भाई, वर्ल्ड बैंक के अंदर भी 5 ग्रुप्स आते हैं, उसको मिला के हमारे पास पूरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप बन जाता है। तो ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, किसी की भी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं चल रही थी। तो उस केस में क्या हुआ कि ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ पे सारी कंट्रीज, लगभग जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज थी वो आई, एंड उस टाइम पे उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा क्या करें कि फाइनेंशियल इकोनॉमी बूस्ट हो जाए। तो इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को खोला गया था। ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में 2 हमारे पास इंस्टीट्यूशनल आए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक आया वर्ल्ड बैंक और एक आया हमारे पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो वर्ल्ड बैंक है वो थोड़ा अच्छा बैंक, ऐसा समझ लीजिए कि सबकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जो IMF है वो बिल्कुल अपना चल रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो थोड़ा बैलेंस और पेमेंट को बैलेंस करने के लिए होता है। मतलब थोड़ा सा वो आप ये समझ लीजिए स्ट्रिक्ट है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला पार्ट उसमें भी आता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक सबकी हेल्प करता है, IMF का थोड़ा फोकस ज़्यादा स्ट्रैटेजिक वाला है। तो ये 2 हमारे पास आए थे। अब जब बात होती थी कि जब ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए, सबने बोला कि यार डॉलर को रखना है, किसको रखना है। मैंने आपको पूरी स्टोरी समझाई है कि डॉलर इज वाई सुप्रीम, हमारे जो कस्टम वीडियो हैं। अब इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड का एक जिक्र हुआ है, उसके बारे में जानना है। So in the earlier times, exchange rate of all major countries were fixed according to the gold standard of 1870-1914 and the Bretton Woods standards from 1844 to 1871. तो एक करेंसी की वैल्यू कितनी रहेगी, एक्सचेंज रेट कितना रहेगा, पहले कैसे चलता था, सब इनके अकॉर्डिंगली चलता था। Now, according to the gold standard, external value of all the currencies were maintained by fixing their prices in terms of gold. Central bank of each country was ready to buy and sell unlimited quantities of gold at a fixed price in terms of its own currency. For example, 1 pound is equals to 5 grams of gold and $1 is equals to 2 grams of gold, and then the exchange rate will be 1 pound is equals to $2.5. यानी जो करेंसी जो थी, पेपर करेंसी थी, उसकी जो वैलिडेशन होती थी वो गोल्ड के हिसाब से होती थी। कि अगर मैं बोलूँ 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, तो अगर मेरे पास 5 ग्राम्स ऑफ या मेरे पास 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड है, तो इस हिसाब से 5 रुपीज़ ही इंडिया परचेज कर सकती है, $5 परचेज कर सकती है। तो मतलब हर करेंसी के अगेंस्ट में आपने गोल्ड को रखना शुरू कर दिया था। इसलिए आपने देखा होगा कि काफ़ी सारा गोल्ड हमने दूसरे बैंक्स में जमा करा रखा था इंटरनेशनल मार्केट में, एंड पिछले ईयर हमने काफ़ी सारा गोल्ड अपना वापस मंगा लिया, बिकॉज गोल्ड स्टैंडर्ड अब इतना नहीं चल रहा है। सो गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है कि आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है कि एक करेंसी के लिए या एक पर्टिकुलर नोट के लिए आप इतना गोल्ड परचेज करोगे। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट स्टूडेंट्स। डन? नाउ अकॉर्डिंग टू द ब्रिटन वुड स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे क्या हुआ, गोल्ड वॉज रिप्लेस बाय US डॉलर। अब देखो हर कंट्री के पास गोल्ड वगैरह इतना होता भी नहीं था, एंड कहीं ना कहीं उनको लगता था कि मैकेनिज्म चेंज होना चाहिए। तो इससे पहले गोल्ड सिस्टम ही चल रहा था। फिर ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस आया, हमारे पास IMF एंड वर्ल्ड बैंक आ गया, एंड उसके बाद ये सही टाइम मिला USA को कि यहाँ पे बाजी मार ली जाए, बिकॉज उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर जस्ट खत्म हुआ था, किसी की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी सही नहीं थी, थोड़ी बहुत जिसकी ठीक थी वो थे अपने USA वाले भैया। तो उनने क्या बोला, हर एक चीज़ को भाई डॉलर में कर दीजिए,
हम संभालेंगे सब। तो क्या हो गया था, द गोल्ड वॉज रिप्लेस बाय द यूएस डॉलर सिस्टम एंड अंडर दिस सिस्टम ऑल द करेंसीज वर पेग्ड और रिलेटेड टू द यूएस डॉलर एट अ फिक्स एक्सचेंज रेट एंड दिस सिस्टम गेव बर्थ टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, IMF ही मैनेज करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट एज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इन द इंटरनेशनली मॉनेटरी सिस्टम। टेक अ स्क्रीनशॉट। समझे इस चीज को? बाकी स्टूडेंट्स क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन मैं ऑलरेडी आप मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे ही मैंने एक कस्टम वीडियो बनाया था दैट वाई डॉलर इज अ सुप्रीम करेंसी। एक बार उसको जाके आप जरूर देखना, आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने उसमें बहुत अच्छे समझाया था कि डॉलर का इवैल्यूएशन कैसे हुआ है, क्यों आज के टाइम पे भी डॉलर एकदम बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। ऐसा नहीं कि और करेंसीज पावरफुल नहीं है, लेकिन डॉलर ने कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमिकल चीज़ें ऐसी करी हैं जिसकी वजह से हर जगह भाई वो छा रहे हैं। राइट? ओके, चलो अब नेक्स्ट है मेरे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। ठीक है, सो डीवैल्यूएशन रिफर्स टू द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। अब देखो, इससे पहले जो हम इससे प्रीवियस वाले सेशन में जब हमने पढ़ा था, पहले वाले दिन की बात करते, कल ही पढ़ा होगा आपने, करेंसी अप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन, वो चीज अलग है। डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन अलग है, दोनों में अंतर है, याद रखना। डीवैल्यूएशन क्या होता है, जब एक तरीके से खुद की गवर्नमेंट अपनी करेंसी गिरा रही है। अगर इंडिया बोल रही है कि नहीं नहीं करेंसी गिरा दो, क्योंकि क्या होगा, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। हमने पढ़ा है इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में, जब हम लोग वो वाली दूसरी बुक को कवर कर रहे थे, कि इनिशियली जब हम लोग ने स्टार्ट ही किया था आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हमने ड्रॉप कर दिया था अपना करेंसी, कम कर दिया था, हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट किया था। तो अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस के थ्रू होता है, जब गवर्नमेंट करती है तो वो डीवैल्यूएशन है। सो डीवैल्यूएशन रिफर्स टू द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी बाय द गवर्नमेंट। किसके थ्रू स्टूडेंट्स? बाय द गवर्नमेंट। Now devaluation is said to occur when the exchange rate is increased by the government under fixed exchange rate system. Now on the other hand, revaluation refers to increase in the value of the domestic currency by the government. So revaluation का मतलब होता है कि भाई इसमें आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, revaluation। devaluation का मतलब क्या है कि आपके मार्क्स घट गए। So devaluation क्या होता है, जब आपकी करेंसी का प्राइस गिरा दिया जाता है by your government, and revaluation का मतलब होता है जब आपकी करेंसी का प्राइस बढ़ा दिया जाता है by the government। दोनों ही केस में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट रोल प्ले कर रही है। करेंसी अप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, वो पूरा डिफरेंट चीज थी, ये पूरी चीज अलग है। क्लियर? तो करेंसी अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अलग था, एंड ये चीज बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो करेंसी अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्स से डिमांड एंड सप्लाई करते हैं। रीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन कौन करते हैं भाई, अपनी गवर्नमेंट कर लेती है अपने हिसाब से। समझे कि नहीं समझे इस चीज को? पक्का? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट जल्दी से, फिर आगे बढ़ रहे हैं अपन। डन जी? ओके, क्या क्या सीखा है अभी तक? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं, डीवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन क्या होता है, 4 चीजें सीख ली अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लेंगे। हमेशा मैंने बोला है बोर्ड एग्जाम में आ गए हो, ठीक है, बेसिस हमेशा लिखना है डिफरेंशिएशन में। जब आता है हमारे पास डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन का मतलब होता है करेंसी की वैल्यू गिरा देना। कौन गिरा रहा है भैया? खुद का अपना गवर्नमेंट गिरा रहा है। सो डीवैल्यूएशन रिफर्स टू द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म्स ऑफ ऑल फॉरेन करेंसीज अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। एंड फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम कौन करता है भाई? गवर्नमेंट ही करता है। इसलिए इनडायरेक्टली हम यही बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ही अपने प्राइस को कम कर दे रही है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट ही करती है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं डीवैल्यूएशन को। इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द गवर्नमेंट एंड इट टेक्स प्लेस अंडर द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में ही पढ़ रहे हैं हम ये, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट संभाल रही है सब। मार्केट फोर्सेस वाली अलग चीज है,
ठीक है। वहीं पे डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन रिफर्स टू द फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, जिसको जो करना है करो, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। सो दैट इज वाई टेक्स ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो ऑलरेडी मैंने अभी आपको लिखवाया था कि करेंसी अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कौन करता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। वहीं पे डिवैल्यूएशन कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। नाउ इट टेक्स प्लेस अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो अगर गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, खुद से चीजों को फिक्स करने की कोशिश कर रही है, तो क्या होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। वहीं पे फ्लेक्सिबल में अभी पढ़ेंगे हम। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस चलता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम है, तो मेरे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हो जाता है। तो वो किस में आएगा, डिप्रिसिएशन में। ठीक है, समझ गए, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। गॉट इट स्टूडेंट्स? ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। So flexible exchange rate system refers to a system in which the exchange rate is determined by the market forces of demand and supply of different currencies in the foreign exchange market. जैसे कि स्टॉक मार्केट होता है ना, वैसे ही आप समझ लो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी रहता है, जहाँ पे डिफरेंट करेंसीज एंड लिस्ट रहती हैं एंड उसके डिमांड एंड सप्लाई अकॉर्डिंगली उनके प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। जैसे कि शेयर्स के प्राइस चेंज होते हैं, वैसे ही करेंसी के भी प्राइसेस चेंज होते हैं। So the value of currency is allowed to fluctuate freely according to the market forces of demand and supply, and there is no official government intervention in the foreign exchange market. यहाँ पे जो हो रहा है खुद से हो रहा है, यहाँ पे कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है, everything is based on the market forces of demand and supply. And the flexible exchange rate is also known as floating exchange rate system या free exchange rate system. Very very important. कई बार flexible लिख देते हैं या floating लिख देते हैं और बच्चे बोलते हैं क्या लिख दिया, समझ नहीं आ रहा है। दोनों एक चीज है, साथ में फ्री एक्सचेंज भी है, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। सब कौन डिसाइड कर रहा है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ही डिसाइड कर रहे हैं। जैसे कि फिक्स्ड वाले में क्या था, गवर्नमेंट सब डिसाइड कर रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, सब अपने मन से हो रहा है। समझे इस चीज को? ओके, आगे पढ़े। The exchange rate is determined by the market through interaction of thousands of banks, firms, other institutions seeking to buy and sell currency for the purpose of making transaction in foreign exchange. अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो इंटरनेशनल बैंक्स रहते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक बैंक्स है, वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग वगैरह में भी हमारी हेल्प करते हैं, तो इंटरनेशनल बिजनेस भी उनका चलता है। एसबीआई की ब्रांचेस अलग भी हैं, बीओबी की भी ब्रांचेस अलग हैं, तो ये भी तो इंटरनेशनल मार्केट में ही डील कर रहे हैं। तो बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। इनके थ्रू जो डिमांड सप्लाई के थ्रू प्राइसेस सेट होते हैं, वही हर डे, इसलिए आपको दिखेगा हर दिन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस आपको मार्केट में दिखता रहता है। अभी जैसे कि आज देखोगे अगर डॉलर 8.5 है, कल 84.3 हो सकता है, या 84.2 भी हो सकता है, 84.6 भी हो सकता है। तो ऐसे पॉइंटर्स में आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत कम ही होगा कि भाई 10-20 से ऐसे गिर जाए, पॉइंटर्स में ही होता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। तो आई हैव जस्ट सर्च्ड कि अभी का एक्सचेंज रेट $1 का अपना चल रहा है 85.5। अब देख लो भाई, बहुत हालत खराब हो रखी है। मतलब अपनी जो वैल्यू है ना, करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी हर एक चीज मार्केट डिसाइड कर रहा है, आपका कुछ लेना देना नहीं है। मेंटेन्स इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मिल जाता है। आप जब मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो मार्केट इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे मार्केट का ही सब खेल है, कोई इंटरवीन कर नहीं रहा, कोई ऑफिशियल अथॉरिटी है नहीं,
अपने हिसाब से चीज़ें चल रही हैं तो वैसे ही सेट हो जाएंगी, राइट. सो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग एंड ऑटोमेटिकली रिमूव्स द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. इट एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसीज, बिकॉज हर एक चीज़ अकॉर्डिंग टू द मार्केट तय हो रही है, तो यहाँ पे कोई भी अलग से ऐसे घपले वाली कोई बात ही नहीं है. नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमें कोई नीड नहीं रहती कि हमें बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करके रखने हैं, बिकॉज देर इज़ नो नीड फॉर द गवर्नमेंट टू होल्ड लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. इट एनहांसेस द मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रमोट्स इंटरनेशनल ग्रोथ. अगर कोई आपसे बोल दे कि आपके पास 50,000 रुपये, मतलब 20,000 रुपये आप बचा के रखो, उसको आप छू नहीं सकते, कभी नहीं छू सकते, उसको रखे ही रहने दो, 30,000 में जो करना है करो. भाई मैं 50,000 इन्वेस्ट करके ज़्यादा कमा सकती थी, लेकिन अब 30,000 में 30 चीज़ें और आ जाएंगी. तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है. फिक्स्ड वाले में क्या था कि आपको एक लार्ज रिजर्व मेंटेन करके रखना था, लेकिन फ्लेक्सिबल में ऐसा कुछ नहीं, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है लोगों के लिए. प्लस इक्विलिब्रियम लेवल खुद से सेट हो जाता है, तो कोई सरदर्द वाली बात भी नहीं है, राइट. तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल मूवमेंट जो पॉसिबल हो जाता है कैपिटल गुड्स का, और बाकी सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से प्रमोट कर देती है इकोनॉमी को. सो दैट इज़ वाई वी से दैट कि फ्लेक्सिबल इज बेटर. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Done. Next we have optimum utilization of resources. So it provides the opportunity for optimum utilization of resources and raise the level of efficiency in the economy. देखो जब आपको फ्री एक बार कंपटीशन में छोड़ दिया जाता है ना, तो आप वेस्टफुल एक्टिविटीज ऐसे भी नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पता है कि आप मार्केट में बना रहना चाहते हो, सर्वाइव करना चाहते हो, देन आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा. तो इसलिए यहाँ पे कोई भी बेकार ऐसा कुछ होता नहीं है, सबका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है. टेक अ स्क्रीनशॉट. डन. डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. पॉजिटिव के साथ नेगेटिव पॉइंट्स हमेशा आते हैं. इनस्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट, बिकॉज the external value of domestic currency keeps on changing as per demand and supply of the foreign exchange. It creates an uncertainty about the amount of receipts and the payment. अब देखो ये भी चीज़ है, पहले फिक्स था तो हमें पता रहता था कि भाई इतना अमाउंट तो आना ही है. अब फिक्स्ड नहीं है तो आपको नहीं पता कि ज़्यादा भी अमाउंट आ सकता है और कम भी आ सकता है. तो उस केस में इंस्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपकी फॉरेन ट्रेड को हैम्पर कर देगी. हमें नहीं पता कब हमारे लिए ज़्यादा महंगा हो जाएगा, कब हमारे लिए ज़्यादा सस्ता हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है, अब क्योंकि यहाँ पे कोई अथॉरिटी ऐसे गवर्न नहीं कर रही, इंटरवीन नहीं कर रही, तो भाई यहाँ पे स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ होना जाहिर सी बात है. सो स्पेक्यूलेशन मैनिपुलेट द मार्केट, मेक द एक्सचेंज रेट टू लो एंड टू हाई. जैसे कि स्टॉक मार्केट में भी हमारे पास होते हैं ना बुल एंड बियर, जो एक होते हैं जो प्राइसेस को सिर्फ ऊपर लेके जाना चाहते हैं, कुछ होते हैं जो प्राइसेस को ज़बरदस्ती नीचे लेके आने की कोशिश करते हैं. तो अगर यहाँ पे ऐसा कोई गवर्न बॉडी नहीं है जो ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर रही, फ्री फ्लो चल रहा है, तो ऑफकोर्स स्पेक्यूलेशन होता है. एंड इसकी वजह से कई बार जैसे कि यूएस डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, या इंडियन रुपीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, तो ऑफकोर्स ये चलता रहता है, राइट. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. डन. Creates inflationary situation. So it generates inflationary trends in the economy when there is an increase in the prices of imports due to depreciation of the currency. अब देखो अगर मेरी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है मार्केट में, तो क्या हो गया, तो मेरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत फर्क आता है, या तो इंक्रीज हो जाएंगे या तो बहुत डिक्रीज हो जाएंगे. तो एक इनस्टेबिलिटी मेंटेन मतलब रहती ही है, राइट. टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. आगे बढ़े. सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल. फिक्स्ड वाले में क्या आता, इट इज ऑफिशियली फिक्स्ड इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड और इन अदर करेंसी और अदर स्टैंडर्ड्स बाय द गवर्नमेंट. देयर इज अ कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल एज ओनली गवर्नमेंट हैज द पावर टू डिसाइड. द एक्सचेंज रेट जनरली रिमेन स्टेबल एंड ओनली अ स्मॉल वेरिएशन इज पॉसिबल. जब हम लोग बात करते हैं हमारे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की, it is determined by the forces of demand and supply of foreign exchange, and there is no government intervention, and it fluctuates freely according to the market conditions. यहाँ पे जो है मार्केट कंडीशन के हिसाब से फ्लक्चुएट कर सकता है. फ्लक्चुएशंस का मतलब है जो बदल सकता है क्विकली. एंड द एक्सचेंज रेट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो यहाँ पे स्टेबिलिटी इतनी नहीं रहती, लेकिन आपको यहाँ पे फ्री फ्लो रहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट. टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. कई बार क्वेश्चन आया है दोनों के कंपैरिजन का, अभी मैनेज वाला ही पढ़ेंगे तो उसका भी देखने को मिल सकता है,
डन। नेक्स्ट है हमारे पास कि डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन में हमने पढ़ा था कि जब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कीप अ लार्ज स्टॉक, क्योंकि डीवैल्यूएशन वाली चीज इसलिए क्यों है कि जब हम लोग बात करेंगे ये वाले पॉइंट की, जब हमारा फ्लेक्सिबल है वहां पे डेप्रिसिएशन एंड अप्रिसिएशन आएगा, लेकिन जब हम बात करते हैं क्योंकि फिक्स्ड वाले में वहां पे डीवैल्यूएशन आएगा या रीवैल्यूएशन आएगा। ठीक है, ये तो आई थिंक मैंने आपको, जब मैं आपको पहले बता रही थी उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। राइट, समझ गए इस चीज को पक्का? तो ये वाली चीज में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली इसी में कंटिन्यूएशन में हमारे पास है कि फिक्स एक्सचेंज रेट लीड्स टू द डीवैल्यूएशन व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। तो डीवैल्यूएशन वाला केस फिक्स एक्सचेंज रेट में कैसे गिवन है स्टूडेंट्स, कि डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। वहीं पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, डेप्रिसिएशन हो जाता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। तो ये किस केस में हमारे पास है, फिक्स्ड वाले में। ठीक है, और ये किस में हमारे पास, फ्लेक्सिबल वाले में। समझ गए? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, अब नेक्स्ट आता है मेरे पास, दैट इज मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। अब देखो दोनों ही चीजें बहुत एक्सट्रीम हैं, या तो पूरा गवर्नमेंट ही फिक्स कर देगा या तो बोलेगा जाओ। हमें मम्मी नहीं बोलती सुन ले सुन ले सुन ले, नहीं सुनते तो जा कर जो करना करना, अब बात ही मत करो मुझसे। तो ऐसे नहीं चलता, थोड़ा ना एक न्यूट्रल उसमें आना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। तो सिमिलरली फॉरेन एक्सचेंज रेट को भी मैनेज करना पड़ता है। इट इज़ वेरी एक्सट्रीम कि पूरा गवर्नमेंट के हाथ में दे दो, या बिल्कुल गवर्नमेंट मना ही करते कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए मैनेज वाला आया। So traditionally, international monetary economists focus their attention on the framework of either fixed or a flexible exchange rate system. With the end of the Bretton Woods system, many countries have adopted the method of managed floating exchange rate system. It refers to a system in which foreign exchange rate is determined by the market forces and central demand influences the exchange rate through intervention in the foreign exchange market. तो क्या बोला, ना तुम्हारी ना हमारी, ठीक है, दोनों साथ में आके काम करेंगे कि जो भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे कि आरबीआई हमारी तरफ से, प्लस मार्केट फोर्सेस, दोनों मिलके जब प्राइस को सेट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट को सेट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, मैनेज्ड बट फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज सिस्टम। Clear? Take a screenshot of it. Done? Next है हमारे पास, it is a hybrid, a mixture a fixed exchange rate system and a flexible exchange rate system. Like flexible exchange rate system, exchange rate is primarily determined by the forces of demand and supply, and like fixed exchange rate system, exchange rate is managed by a way of intervention by the RBI. तो यहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट भी आएगा, यानी आरबीआई यानी जो सेंट्रल बैंक है वो भी गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है, वो भी आएगा, वो भी पार्टिसिपेट करेगा, एंड मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड सप्लाई भी पार्टिसिपेट आपके लिए करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो ये हाइब्रिड है, मिक्सचर है दोनों का, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल के बीच का। In this system, central bank intervenes in the foreign exchange market to restrict the fluctuations in the exchange rate with the certain limits. The aim is to keep exchange rate close to desired target values. तो एक टारगेट वैल्यू रखा जाता है, कोशिश की जाती है कि जितना हो सके उस तक हम अपना इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करें. For this, central bank maintains reserves of foreign exchange to ensure that the exchange rate system stay within the target value. अब देखो, क्योंकि हमने फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट को मेंटेन करके रखना पड़ता है रिजर्व्स. अब क्योंकि दोनों का मिक्सचर है तो कुछ सेंट्रल बैंक को ही मेंटेन करना पड़ेगा और कुछ मार्केट फ्लो को चलने पड़ेगा अपने हिसाब से. दैट इज वाई सेंट्रल बैंक को भी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत एक मेंटेन करके रखना पड़ता है रिजर्व्स को जब हम लोग मैनेज्ड की बात करते हैं. क्लियर?
जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। डन, ओके। It is also known as dirty floating. Dirty float is a system in which value of country's currency is allowed to change in relation to others but controlled or manipulated by the central bank to keep it within a particular range. It can be contrasted with a clean float where the central bank does not intervene. तो यहाँ पे दो नए टर्म्स हमारे पास हैं। फ्लोटिंग का मतलब जैसे तुम्हें जाना जाओ, डर्टी फ्लोट क्या हो जाएगा जब कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है। वहीं पे क्लीन क्या हो जाएगा, government does not intervene. Take a screenshot now. क्लियर, समझ लिया इसका मतलब कि यहाँ पे डर्टी फ्लोट क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट चीज़ों को हैंडल करने के लिए इंटरवीन कर रही है और अगर नहीं कर रही तो क्लीन फ्लोट हो जाता है। करें तो दिक्कत, नहीं करें तो दिक्कत वाली बात है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। जैसे कि इंडिया में मैनेज चलता है बिकॉज फ्लेक्सिबल इज ऑल्सो टू एक्सट्रीम एंड फिक्स्ड इज ऑल्सो एक्सट्रीम। तो हम इंडिया ने बोला मैनेज करेंगे भाई। सो इंडिया हैज़ अ मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, इससे पहले फ्लेक्सिबल था, एंड वांट्स टू कीप वैल्यू ऑफ द रुपीज़ क्लोज टू 82 रुपीज़ पर यूएस डॉलर। तो हमने बना दिया है कि यार 82 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया 85 जा चुका है, तो ऑलरेडी हम ओवर चल रहे हैं, है ना। सो फर्दर अज्यूम दैट आरबीआई इज रेडी टू टॉलरेट स्मॉल फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट, से 81.7.5 हो गया या 82.25 हो गया, तो इतना झेल लेते हैं। 3-4 रुपये का डिफरेंस बहुत भारी पड़ेगा। Now, if due to the excess demand for a domestic currency, rupees become more valuable and the price of dollar falls below the level of $81.75, then RBI will start increasing the supply of rupees by selling rupees for dollars and acquiring holdings of the dollars. मतलब अगर डॉलर सस्ता होने लगेगा ना तो इंडिया परचेज करने लगेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि फॉरेन एक्सचेंज को भी मेंटेन करना ज़रूरी है मैनेज्ड में। वो कैसे होगा, अगर कोई करेंसी वीक पड़ रही तो आप उसको परचेज कर लेते हो। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अगर कोई शेयर गिर रहा है, सस्ता मिल रहा है, आप उसको परचेज कर लेते हो क्योंकि आपको पता है कि अगले दिन इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो नहीं पता है कि भाई डॉलर अभी गिरा है थोड़ा सा, लेकिन वो फिर से बढ़ेगा, तो जब वो गिरता है तब उसको परचेज करके रख लेते हैं, ताकि फ्यूचर में जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे रिजर्व्स की भी तो वैल्यू बढ़ेगी। जैसा स्टॉक मार्केट में चलता है, बिल्कुल डिट्टो यहाँ पे चल रहा है अपना, ठीक है। तो जैसे कि अगर उन्होंने बोल दिया कि 82 रुपीज़ हमने रखना है, इसके आजू बाजू ही रखना है, इससे ज़्यादा चीज़ें बढ़ेंगी तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आरबीआई जो है बहुत कोशिश करता है कि इसी के आजू बाजू अपना रेट रहे, इससे ज़्यादा ना रहे। जैसे कि पिछले साल तक 81 था, अभी 84 के ऊपर जा रहा है, मतलब हमें कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। तो अगर डॉलर या दूसरी करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में कम होती तो हम उसको परचेज करके रख लेते, ताकि हमारे फॉरेन रिजर्व्स का वैल्यू बढ़ जाए जब उसकी वैल्यू बढ़े। गोल्ड के साथ क्या होता है, अभी सस्ता मिलता है उसको परचेज कर लेते हो, क्योंकि हमें पता है कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी इसकी भी बढ़ेगी। पहले 10,000 का जो गोल्ड खरीदा, आज उसकी कीमत 2 लाख से ऊपर की है, तो वैल्यू बढ़ रही है ना, तो वो चीज़ अपन को सोचना है, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। सिमिलरली इफ ड्यू टू एक्सेस सप्लाई ऑफ द रुपीज इट बिकम्स लेस वैल्यूएबल, तो उस केस में क्या होगा, above the level then RBI will increase the demand for rupees by exchanging dollars for rupees and running down its holding of dollars। तो ये एक्सचेंज चलता रहता है कि अगर डॉलर सस्ता पड़ा तो अपन उसको बाय करके रख लेंगे, महंगा पड़ रहा है तो हम रुपीज़ को बेचना शुरू कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने रिजर्व्स मेंटेन करके रखे हैं उसकी वैल्यू बढ़ती रहे। अगर उसकी वैल्यू सही रहेगी तभी मैं मैनेज कर पाऊंगी, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन। नेक्स्ट है हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड मैनेज्ड।
So flexible exchange rate is the rate which is determined by the supply and the demand of forces in the foreign exchange market. It is free from intervention other than market forces. On the other hand, managed floating exchange rate is the market rate which can be influenced by the intervention of the central bank in the foreign exchange market. It is a tool to control unfavorable impacts of flexible exchange market. फिक्स्ड मार्केट में हमें लगा था मार्केट फ्लो में क्या बहुत दिक्कतें आ रही थी, हर एक चीज़ गवर्नमेंट कर रही, तो हम फ्लेक्सिबल लेके आ गए, लेकिन फ्लेक्सिबल भी हमें टू एक्सट्रीम लगने लग गया, इसलिए हम उसको लेके आ गए मैनेज्ड वाले को, जहाँ पे हमने फ्लेक्सिबल की बेस्ट चीज़ें एंड फिक्स्ड की बेस्ट चीज़ों को उठाया और दोनों को मिला दिया। तो ये हमारे पास बन गया हाइब्रिड सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहाँ पे गवर्नमेंट यानी आरबीआई भी पार्टिसिपेट करता है, सेंट्रल बैंक पार्टिसिपेट करता है, प्लस मार्केट फोर्सेस को भी साथ में रखा जाता है। नाउ वी विल सी डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों हमने पढ़ लिए कि कैसे होता है, हमने देख लिया कि मैनेज क्या होता है, फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल कैसे होता है, या फिक्स्ड कैसे रहता है, तीनों चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हमें देखना है कि कैसे होता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, राइट। सो लाइक द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, flexible exchange rate is determined by the interaction of the forces of demand and supply, and the equilibrium rate is the rate at which the level where demand of the foreign exchange rate and supply is equal। तो आप सभी को पता है प्राइस तभी डिसाइड होता है या रेट तभी डिसाइड होता है जब डिमांड एंड सप्लाई मिलता है। तो सिमिलरली हम सभी को पता है कि डिमांड क्या होता है स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, वहीं पे सप्लाई हमारा अपवर्ड स्लोपिंग रहता है। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो मेरा इक्विलिब्रियम रेट हो जाएगा एंड उसी के इधर हो जाएगा सप्लाई। ठीक है, आप सभी को पता है कि सपोज अगर हम कोई प्राइस नीचे सेट करेंगे हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस से, जब भी प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ती है ना, अगर कोई चीज़ सस्ती होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी ना, तो अगर प्राइस गिरेगा तो एक्सेस डिमांड हो जाएगा। वहीं पे अगर हम ऊपर प्राइस सेट कर देंगे इक्विलिब्रियम के ऊपर तो आपका एक्सेस सप्लाई हो जाएगा, बिकॉज जब भी प्राइस बढ़ता है तो सेलर के लिए प्रॉफिट होता है, तो वो उस चीज़ का सप्लाई ज़्यादा करने लगता है, तो वो एक्सेस सप्लाई में आ जाता है। तो ये चीज़ तो हमने पहले भी पढ़ी है, राइट। तो एज सीन इन द डायग्राम डिमांड एंड सप्लाई कर्व हमें गिवन है, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वही मेरा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करेंगे। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यही मेरा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाएगा। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डन। Now both the curves intersect each other at the point E। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रेट या पार रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमिन्ड। क्लियर, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कैसे बनता है, सिंपल सी बात है, डिमांड सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम रेट। बाकी आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की, यहाँ पे आप लिखोगे डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे लिखोगे रेट, यहाँ पे एक्सेस सप्लाई, यहाँ पे आएगा एक्सेस डिमांड। हमेशा ऐसे समझते हैं, देखो ये वाला जो सिचुएशन रहता है हमेशा क्या रहेगा स्टूडेंट्स अपने पास, एक्सेस डिमांड का, क्योंकि जब भी प्राइस अपना कम होता है तो अपना अगर यहाँ पे मैं प्राइस सेट कर रही हूँ, ये पी है, ये P1 हो जाएगा, प्राइस मैंने नीचे सेट किया है तो डिमांड बढ़ेगी। अगर मैं P2 रख रही हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा एक्सेस सप्लाई, ये मेरे पास वाई एक्सेस है, ये मेरे पास एक्स एक्सेस है, ये हो गया अपना जीरो। क्या हो गया, जीरो, जीरो, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। Okay, now flexible rate of exchange is also known as free rate of exchange as it is freely determined by the market forces of demand and supply, already हम देख चुके हैं। Now any extra change other than QR is not equilibrium exchange rate, means if the exchange rate rises from, अब जैसे कि exchange rate हमारा change हो रहा है suppose, है ना, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, if the exchange rate rises to OR2, जैसे कि हमें पता है O and R2 हमारा ये रहा, यहाँ पे आप दिख रहा है, ये आपको चेंज दिख रहा है, ये
तो क्या होगा, ये जो आपको चेंज दिख रहा है डिमांड की वजह से दिख रहा है, इट विल बी सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, एंड वहीं पे ये वाला जो सिचुएशन एक्सेस सप्लाई का हो जाएगा, एंड नीचे वाला सिचुएशन क्या हो जाएगा, मेरा एक्सेस डिमांड का। तो मैंने अभी आपको समझाया कि जब भी मेरा प्राइस गिरेगा तो एक्सेस डिमांड में जाएगा, प्राइस ऊपर होगा वो एक्सेस सप्लाई से जाएगा। किससे कंपैरिजन कर रहे हो, इक्विलिब्रियम प्राइस से। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, ठीक है, if the rate decided is set above the equilibrium rate, it will lead to excess supply and vice versa. समझे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। ठीक है, अब इसी का अपोजिट लिख देंगे, क्या हो जाएगा, कि if the rate is decided and selected below the equilibrium rate, it will lead to excess demand. Clear? Take a screenshot of it. Done? समझ गए इस चीज को? तो किस तरीके से होता है, जैसे कि हम एक नॉर्मल प्राइस सेट करते हैं ना, डिट्टो सेम तरीके से यहाँ पे भी सेट होने वाला है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? आगे बढ़े। अब जब बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, आई थिंक ये तो मैंने अभी आपको पढ़ के बता ही दिया, और यहाँ पे हमारा पूरा सिचुएशन डिफाइंड है कि कब हमारा एक्सेस सप्लाई होगा एंड कब हमारा एक्सेस डिमांड होगा। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको लिखना आए कि कैसे लिखना है। वैसे मैंने आपको लिख के बता दिया तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन स्टिल यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? ओके, नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, कि चेंज कैसे आता है। सो द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट विल बी जब बात करते हैं डिस्टर्ब इज सम चेंजेस अकर इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। जैसे कि आपको पता है चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई, हम लोग पढ़ते थे ना, डिमांड शिफ्ट हो रहा है, डिमांड मूव हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है कि लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। डिट्टो सेम चीज़ हमें करनी है यहाँ पे भी। ठीक है, अब सपोज जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम रेट है अपना, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। अगर मेरी डिमांड में शिफ्ट राइटवर्ड आएगा, इफ देयर विल बी राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड, तो कैसे होगा, डिमांड का कब राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो नया डिमांड कर्व बनेगा वो ये बनेगा, तो नया जो प्राइस सेट होगा वो ये रहा। तो ये प्राइस अपना क्या हो जाएगा, रेट जो है अपना ऊपर सेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर जो अपना डिमांड है वो कम हो गया, सपोज बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, तो ये इस तरीके से आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट हो गया था और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड कर्व हमारा जो नया पुराना वाला बन रहा है, हाँ ये हमारा इधर हो गया। क्लियर? इस तरीके से एक एक करके अपन को बनाने रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि अगर डिमांड बढ़ रहा है तो ये हमारा E1 हो जाएगा, डिमांड कम हो रहा है
तो E2 हमारा हो जाएगा अगर हम लोग डिमांड को कम कर रहे हैं। सो वेन एवर देर इज इंक्रीज इन डिमांड तो हमारा E1 हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड होगा तो E2 मेरे पास आ जाएगा। क्या इतना हमें समझ आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। देखो सेम चीज़ हमारा सप्लाई में भी हो सकता है, अभी तो हमने डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। लेट्स सी, यहाँ पे डिमांड, यहाँ पे सप्लाई, अच्छे से बनाना है सभी को, है ना? जितने अच्छे से आप बनाओगे उतना आपका फायदा है। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं O और ये हो गया आपके पास R1। सपोज आप सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, देयर इज अ राइट फर्स्ट शिफ्ट इन सप्लाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा S1। तो अब प्राइसेस पे क्या चेंज हो गया, अब ये प्राइस हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा नया हो जाएगा व्हेन ठीक है। सो व्हेन देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई, तो इस तरीके से हमें चीज़ें दिखेंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले ली जल्दी से। डन। सिमिलरली अगर मुझे इनके सप्लाई को कम करना है तो मेरा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये मेरा इस तरीके से हो जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। क्लियर? समझ गए? सो चेंज इन डिमांड मे बी ईदर एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड होगा से डी ड्यू टू DT1 हमारा यहाँ चला जाएगा, डिक्रीज होगा तो ये होगा। सेम चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है? एंड सिमिलरली फॉर डिक्रीज इन डिमांड हमारा रहने वाला है। अब जैसे कि चेंज इन सप्लाई होगा, जैसे कि डिमांड में चीज़ें बताई, सप्लाई में भी होगा। मैंने आपको बता दिया था अगर सप्लाई बढ़ेगा तो ये हमारा प्राइस हो जाएगा, एंड अगर सप्लाई कम होगा तो ये हमारा रेट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से सिचुएशन बदलती रहता है, इक्विलिब्रियम रेट आपका बदलता रहता है। समझ गए इस चीज़ को? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। गॉट इट? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डिमांड का बनाया वैसे ही सप्लाई का भी बनाना है, ठीक है? डिक्रीज इन सप्लाई भी सिमिलरली हमने देखा कि सप्लाई जब हमारा डिक्रीज हो जाता है ये हमारा नया कर्व बनता है, एंड इक्विलिब्रियम जो रेट है ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है? डिक्रीज इन सप्लाई के केस में। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का सेशन, जहाँ पे बहुत डिटेल में हमने तीनों मेथड्स को फिनिश कर लिया है, चाहे वो मेरा फिक्स्ड हो, फ्लेक्सिबल हो या मैनेज्ड हो। आपको तीनों में से किसी में भी कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये सेशन बहुत ही लंबा सेशन था, बिकॉज मैं चाहती थी वन गो में मैं तीनों सारी चीज़ों को फिनिश कर दूँ, तो वो हमने फिनिश कर लिया है। आपका इसी एक वीडियो में पूरा रिविजन हो जाएगा ये वाले पार्ट का, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं, एवरीथिंग विल प्रोवाइडेड टू यू है। स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम कवर करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर। वी ऑल्सो प्रोवाइड E-नोट्स एंड E-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। हमें सिर्फ आपको यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे फॉलो करना है।
लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। आपको कोई भी कंफ्यूजन आप हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट को भी रेफर कर सकते हैं। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, हर एक चीज़ आपको बता दी गई है। अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली कमेंट फॉर एनी डाउट। राइट स्टूडेंट्स, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम और डिस्कस करेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम मैनेज एंड फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का और किस तरीके से चीज़ें होती हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी हम पढ़ रहे हैं ना कि मार्केट में ये हो रहा है वो हो रहा है, वो मार्केट है क्या, कहाँ हो रहा है, ये सारी चीज़ों को भी हमें पढ़ना है। एंड फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग सेशन, ठीक है, लेकिन यू हैव टू बी देयर बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन है हमारे। राइट स्टूडेंट्स, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप रिवाइजिंग, कंसिस्टेंसी इज अ की, सो कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।